ये नौबत नहीं आती अगर आप बुलेट ट्रेन जैसी संकल्पना एक नहीं लेके आते 1 लाख करोड़ रुपए की। 1 लाख करोड़ रुपए हम और आप लिख भी नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितने जीरोस आएंगे। ये झोली लेकर जो घूम रहे हैं कि अंबानी कितने देने वाला है, टाटा कितने देने वाला है, बिरला कितने देने वाला है, बजाज कितने देने वाला है, शाहरुख कितने देने वाला, सलमान कितने देने वाला है करके ये नौबत नहीं आती थी अगर आप 3,000 करोड़ रुपये अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुतले के ऊपर खर्च नहीं करते। बाल ठाकरे के स्मारक की जगह उनके नाम के ऊपर हॉस्पिटल बनाइएगा। आज अगर वो मानते तो आज बाल ठाकरे साहब के नाम के ऊपर कितने लोगों को ट्रीटमेंट किया जा सकता था। कोरोना वायरस की वजह से पूरा शहर लॉकडाउन हुआ है। तकरीबन आज 17वां-18वां दिन है कि शहर में पूरी तरीके से कर्फ्यू नाफिज है। आए दिन बहुत सारे केसेस शहर में पुलिस और अवाम के दरमियान हाथापाई और लाठीचार्ज वगैरह के सामने आ रहे हैं। इस इशू के ऊपर और कुछ सेंट्रल इशूज़ के ऊपर हम MP इम्तियाज़ जलील साहब से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है MP इम्तियाज़ जलील साहब। सर, आपका बहुत बहुत एशिया एक्सप्रेस में इस्तकबाल। अभी कल जो एक वाक़या पेश आया शहर में कि कुछ नौजवानों के साथ पुलिस की हाथापाई हो गई और बाद में नौजवानों ने जो है तो पुलिस को भी पीटा, तो इस सिलसिले में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है तो बातें सामने आ रही है। आपका अपना क्या कहना है? देखिए, मेरे हिसाब से इसका कोई नहीं समर्थन करेगा कि पुलिस वालों को जिस तरह से मारते हुए जो वीडियो आया था, क्योंकि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ऐसी सूरत में इस तरह के वाक़या भरी सड़क के ऊपर होना कहीं ना कहीं एक बहुत गलत कदम उठाया गया था और नौजवान लड़कों की तरफ से। दूसरी बात यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई है। अभी जो एविडेंस जो सामने आ रहा है उससे ये है कि वो लड़के किसी अस्पताल में जा रहे थे मेडिकल स्टोर के ऊपर कोई दवाई लेने के लिए, और पहले पुलिस वालों ने मारा, एक लड़के को इस तरह से मारा कि उसकी आँख फूट गई थी। ये वीडियो एविडेंस के अंदर आया है। तो गवर्नमेंट ने साफ़ तरीके से ये कहा है कि हम पुलिस वालों के ऊपर किसी भी तरह के या कोई भी सरकारी अधिकारी के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर हम बिल्कुल हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वही सरकार और वही DGP ने ये भी साफ कहा है कि आप आम जनता के ऊपर बल का प्रयोग ना करें, क्योंकि लोग किसी न किसी वजह से अगर मजबूरी के तहत अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनको मारना, कोई वो क्रिमिनल नहीं है, वो आम नागरिक है। उनकी वजह क्या है? अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई बेवजह बाहर निकला हुआ है तो उनके ऊपर आप केसेस रजिस्टर करिएगा, वो सही तरीक़ा है। अगर बल का अगर प्रयोग करेंगे, हो सकता है कि कोई जेन्युइन आदमी है, वो जेन्युइन आदमी जेन्युइन काम से अगर बाहर जा रहा है और उसको इस तरह से जिस तरह से पीटा जा रहा है तो वो भी गलत बात है। तो बहुत ही संयम के साथ जनता ने भी इसको हैंडल करना चाहिए और पुलिस ने भी इसको हैंडल करना चाहिए, मैं समझता हूँ। सर, उम्मीद है इसमें जो भी मुनासिब कदम होगा मतलब कोर्ट की तरफ से, तो आप उस सिलसिले में जो है तो समर्थन करेंगे अगर जो भी गलती में होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल के दिन ही साफ कहा था कि इसकी इंक्वायरी लगवाइएगा कि क्या वजह थी कि वहाँ पर इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो गई है। क्योंकि औरंगाबाद में अगर होता है तो हमारे लिए पर्सनली बहुत शर्म की बात है कि पूरे नेशनल चैनल्स के ऊपर ये दिखाया जा रहा था कि पुलिस के ऊपर इस तरह से मारपीट की गई है। कोई भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि संयम दोनों तरफ से बरतने की ज़रूरत है। देखिए, आप 15-17 दिनों से है तो घर बंद करके रखे हुए हैं लोगों को, किसी न किसी के पास मेडिकल इमरजेंसी आ जा रही है, वो बाहर निकल रहा है कोई दवाई लाने के लिए, अनेक ऐसे फ़ोन्स आते हैं, रोज़ फ़ोन्स आते हैं कि साहब मुझे बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाने का है, मेरी अम्मा को हॉस्पिटल लेके जाने का है, और ये किसी के घर में भी हो सकता है। तो आप केस बाय केस लेवल के ऊपर देखिए। अगर आपको लगता है कि ये बिना वजह ज़बरदस्ती टहलकदमी करने के लिए आया है तो उसके ऊपर केसेस तो रजिस्टर करिए। मैंने तो शुरुआत में कहा था कि अगर इनको मारना है तो ऐसे लोगों को जो बेफजूल बाहर निकल रहे हैं उनको मारिए भी। लेकिन अब इतने दिनों के बाद मैं खुद अपना ये मानता हूँ कि अगर कोई ज़रूरतमंद अगर किसी ज़रूरी काम के लिए निकल रहा है तो उसको संयम के साथ उसको उस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। सर, शहर में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक मामला है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, शेल्टर्स होम बनाए गए हैं, तो आप क्या इससे सेटिस्फाई है कि आप डे बाय डे इन लोगों का पूरा जायज़ा लेते हैं कामों से? मैं डेली, ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि जब मैं औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ वार्तालाप नहीं करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के साथ मैं लगातार संपर्क में बना हुआ हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इंतजाम किए गए हैं मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। लेकिन लोगों को अपने राइट्स पता नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा खेद है।
और मैं बार बार वीडियो मैसेजेस के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर ये लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि औरंगाबाद में तकरीबन 19 लाख लोग ऐसे हैं ज़िले के अंदर जिनके पास राशन कार्ड है, और अगर ये राशन के ऊपर ईमानदारी के साथ इनको जितना राशन मिलना चाहिए अगर वो राशन मिल जाता है तो इतने सारे लोग जो आज अपने लेवल के ऊपर एक गरीबों की मदद करने के लिए अनाज के पैकेट्स बना बना के दे रहे हैं, वो नौबत इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी अगर आपने अपने राइट को समझते हुए आप राशन की दुकान पे जाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे गेहूँ 2 रुपये में मिलने वाला है, चावल 3 रुपये में मिलने वाला है, प्रति व्यक्ति 5 किलो आपको अनाज मिलने वाला है। राशन कार्ड के ऊपर जितने भी लोगों के नाम है उस हिसाब से आपको अनाज मिलेगा। वो अनाज आप लीजिए, हासिल करिए जितना आपका राइट है, और उसके बाद आप लेने के बाद उस राशन दुकान वाले से है तो अपना रसीद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हो ये रहा है कि गरीब लोगों को ये पता ही नहीं है कि मुझे कितना राशन मिलना चाहिए, और वो दुकानदार उनको राशन की रसीद नहीं देता है, यानी कि आधा माल देता है और आधा है तो खुद गायब कर देता है। वो रसीद लीजिए, वो आपका राइट है। अगर कोई नहीं देता है तो आप उसको रिकॉर्ड करवाइएगा, अपने मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड करिएगा, उससे मांगिएगा, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो दुकान का लाइसेंस हम सस्पेंड करवाएंगे। कई सारे ऐसे लोगों की शिकायत आई है, खासकर बहुत गरीब बस्तियों के, कि साहब हमारे राशन कार्ड हमारे पास है ही नहीं, वो दुकानदार ने अपने पास हमारे राशन कार्ड रखा हुआ है, वो फ़ोन कर कर हमारे को महीने 2 महीने में एक आध बार बुलाता है, जितना अनाज उसको देना है वो देता है। तो ये गैर कानूनी है। डीएसओ ने खुद पूरे राशन की दुकान वालों को एक नोटिफिकेशन निकाला है मेरे बोलने के बाद, और सभी को ये कहा है कि किसी दुकानदार को ये राइट नहीं है कि किसी राशन के वाले का तुम राशन कार्ड अपने पास जमा करके रखो। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत हद तक गरीबों को इसकी राहत मिलेगी, मैं समझता हूँ। सर, आपने कहावत सुना होगा, एक अनार 100 बीमार, लेकिन इस वक्त इम्तियाज़ जलील एक अनार और लाखों बीमार इसी सिचुएशन में है। आपके अपोनेंट जो है तो आपके ऊपर गैर जरूरी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहाँ है एमपी इम्तियाज़ जलील। तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? पर्टिकुलर में एक सवाल ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कितनी एड लोगों तक पहुँचाई गई है? देखिए साहब, हम हिसाब नहीं करते हैं शारिक भाई। एक वो लोग होते हैं जो अनाज बांटते वक्त फ़ोटो सेशंस ये वो करते हैं। मेरा ख़ुद का ये मानना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस तरह से जो काम कर रहे हैं उसमें मैंने साफ़ तरीक़े से ये बताया हूँ कि इसका फ़ोटो सेशन ना करें। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को आप अनाज पहुँचा रहे हैं। खैर, उनका सामने वाले का किसी का अपना तरीक़ा होता है, मेरा अपना तरीक़ा है। लेकिन हाँ, इस वक्त इस दौरान में भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कहाँ है, हमारे बारे में ही ये किया जा रहा है। जब ज़रूरत थी तो मैंने औरंगाबाद के पूरे सड़कों के ऊपर निकल कर लोगों से अपील किया था कि घरों में बैठे करके उसमें। लेकिन ये इम्तियाज़ जलील भी घर में बैठेंगे और आपको भी अपील करेंगे कि आप भी घर पे बैठे। खुदा ना करे अगर इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आती है तो आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, हम निकलेंगे। लेकिन वैसी इमरजेंसी की सिचुएशन आई नहीं है। जो भी राशन बांटने का काम जो चल रहा है, एक बहुत अच्छी लेवल के ऊपर एक टीम है, वो टीम अपने लेवल के ऊपर कर रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी ऐसे लोगों की संख्या है जो ज़रूरतमंद है आज के दिन। हम कितना भी करें, ये मुमकिन ही नहीं है कि हर घर तक हम पहुंच सकते हैं करके, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ किसी न किसी के ज़रिए से है तो मतलब ये काम हो रहा है। और हमको यकीन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिचुएशन नहीं है औरंगाबाद में कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं गरीबों की मदद करने के लिए, ज़रूरतमंदों की। सर, बात औरंगाबाद से निकल के अब दिल्ली की करते हैं। मोदी जी ने एक तरफ तो आवाम को तालियां बजाओ मोटिवेशन के लिए ऑफिसर्स को, उसके बाद दिए जलाने की बात कही है। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों जो एक्टिविटीज़ है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मतलब एक तरह से पूरी दुनिया के सामने अपना एक मजाक उड़ाने के जैसा ये जो बातें सामने आई ये है। और अब हो ये रहा है कि लोग हर बात को इतना संजीदगी से ले लेते हैं कि आज दुनिया में जो लेवल के कोशिशें चल रही है, और मुल्क के वज़ीर आज़म से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वो ये बताएं कि हम जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो ऐसे लोगों को के पास अनाज कैसा पहुंचाया जाएगा। जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो चाहिए, पीपीईज जिसे कहते हैं, वो इक्विपमेंट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, कब तक मिलेंगे, ये मुद्दे के ऊपर बात करने की हम वो कर रहे थे। मेडिकल सर्विसेज को और बेहतर कैसा बनाया जा सकता है उसके बारे में बात करने के लिए हम ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री कहेंगे।
लेकिन वज़ीर आज़म पहली मरतबा आते हैं और कहते हैं कि तालियां बजाओ, और लोग बजाते भी हैं, थालियां भी बजाते हैं, तालियां भी बजाते हैं। लोग सड़कों के ऊपर आके गरबा भी करना शुरू कर डाले थे। पूना के अंदर तो लोगों ने सड़क के ऊपर मोर्चा निकाल कर है तो थालियां बजाते हुए नाचते हुए गए थे। फिर बाद में दिया जलाने की बात है, ठीक है, उनका तरीका होगा उसके अंदर। लेकिन जब मैं इसका विरोध करता हूँ, और जो मेरे को राइट है, किसी को भी राइट है कि आप किसी की बात से सहमत असहमत नहीं हो सकते हैं, संविधान के हिसाब से ये राइट मुझे भी दिया गया है। लेकिन मैं जैसे ही इसका विरोध करता हूँ कि मोदी जी, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि डॉक्टर्स को पीपीई कब देंगे, तो मुझे ये टारगेट कर दिया जाता है कि ये तो देशद्रोही है। ये देखिए, ये देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश ताली बजा रहा है तो ये ताली नहीं बजाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो लोगों की सोच है, और अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना वायरस के दौरान जो एक फ़िरका परस्ती का एक जो जहर घोला जा रहा है, जो बार बार ये दिखाया जा रहा है एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट, तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से अफसोसनाक बात है। ज़िंदगी पड़ी है, लड़ेंगे, सियासत भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे, जब करने का है करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सबको मिलकर कोरोना से लड़ने का है। तो सर, मोटिवेशन के लिए थालियां बजाना, तालियां बजाना या दिए जलाने से बेहतर, क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट और पत्रकारों को कोई खुसूसी अलाउंसेस डिक्लेयर करना चाहिए था? देखिए शारिक साहब, मुझे यकीन मानिए इतना अफसोस इस बात का है कि आपने ये कहा कि हम अनाज सबके पास तक पहुंचा देंगे, लेकिन किन के पास पहुंचाएंगे? आज औरंगाबाद के अंदर मैंने जैसा कहा कि 19 लाख लोग अगर राशन कार्ड है, तो वो राशन कार्ड को सही मानों में उनको राशन मिल रहा है क्या? और ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, तो क्या इसका मतलब वो भूखे सोएंगे? तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत थी। मैं तो ये कहा था कि मतलब डिमांड ड्रिवन होना चाहिए कि राशन की दुकान के ऊपर जो भी राशन मांगने के लिए आ रहा कि वो खाली हाथ ना जाए, कम से कम उसको 1 किलो 2 किलो जो डिमांड ड्रिवन रहे। और लोगों ने भी ये समझना कि इस वक्त अपना गल्ला भरने का, अपना घर भरने का मौका नहीं है। अगर मैं खा रहा हूँ, मुझे 1 किलो अनाज मिला है, तो आधा किलो अनाज मैं मेरे पड़ोसी को दे रहा हूँ। सर, जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पुलिस और मेडिकल फील्ड डॉक्टर्स है, इनके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए। देखिए, इतना सिचुएशन अलार्मिंग हो गया है कि आज डॉक्टर्स इस स्टेज के ऊपर आ गए हैं, नर्सिंग स्टाफ इस स्टेज के ऊपर आ गया है कि उनको अपनी ज़िंदगी की भी आज फिक्र होने लगी। वो मेडिकल प्रोफेशन जहाँ पर इतना सामने आकर वो लोग काम कर रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, और उनको हम सादा सा पीपीई, जो एक बहुत ही सादी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि इसका एक चीज़ साफ है शारिक साहब, कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं क्या थी इस चीज़ का इल्म नहीं था। वरना आज ये झोली लेकर जो घूम रहे हैं कि अंबानी कितने देने वाला है, टाटा कितने देने वाला है, बिरला कितने देने वाला है, बजाज कितने देने वाला है, शाहरुख कितने देने वाला, सलमान कितने देने वाला है करके, ये नौबत नहीं आती थी अगर आप 3,000 करोड़ रुपये अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुतले के ऊपर खर्च नहीं करते। ये नौबत नहीं आती अगर आप बुलेट ट्रेन जैसी संकल्पना एक नहीं लेके आते 1 लाख करोड़ रुपए की। 1 लाख करोड़ रुपये हम और आप लिख भी नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितने ज़ीरोस आएंगे करके। तो 1 लाख करोड़ रुपए की आप बुलेट ट्रेन लेकर आ रहे हैं, जबकि हम 2014 से, मैं पर्सनली, आप मेरे यूट्यूब के ऊपर विधानसभा के स्पीचेस सुन लीजिएगा, हम बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि आप कम से कम मेडिकल सर्विसेज को बेहतर बनाइए। औरंगाबाद का खुद का उदाहरण ले लीजिएगा। मैंने जब ये इस बात का विरोध किया कि बाल ठाकरे के स्मारक की जगह उनके नाम के ऊपर हॉस्पिटल बनाइएगा, आज अगर वो मानते तो आज बाल ठाकरे साहब के नाम के ऊपर कितने लोगों को ट्रीटमेंट किया जा सकता था। लेकिन शिवसेना ने बोला कि नहीं बघा ते आमचे विरोध कसं करत आहे, आमचे ते हे आहे ते आहे, ठीक है ना। आप गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर है तो इतना बड़ा फंड सैंक्शन कर डाले कि उनका स्मारक बनाने का है। मैंने उनसे ये कहा था कि आप उनके नाम के ऊपर बड़ा हॉस्पिटल बनाइएगा उसमें। लेकिन जब हम कोई अच्छी बात करते तो उसको फिर धर्म के चश्मे से, मजहब के चश्मे से देखा जाता है और उसका विरोध किया जाता है। आपकी शुरू से कोशिश ये रही कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते रहे, हेल्थ, एजुकेशन खास तौर से। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट, ट्रांसपोर्टेशन के बिल्कुल फैक्ट है। एक और आखिरी सवाल ये है कि अभी चूंकि आपको एक एमपी जो है तो चुनकर दिया है अवाम ने, और पूरे हिंदुस्तान से एमपीज बनकर गए हैं, जाहिर सी बात है कि आपके अंडर में 6 से 7 तालुका आते हैं, हर एमपी के अंडर में आते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ काम करना है, स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर करना है, एजुकेशन को लेकर करना है, लेकिन 2 साल तक आपका नरेंद्र मोदी साहब ने जो है तो आपका बजट, आपकी निधि जो है तो रोक दी है। तो ये कितना, मतलब ये फैसले से मैं समझता हूँ कि इससे
इससे कोई अच्छा ही होने से बेहतर है, मुझे लगता है इससे और ज़्यादा नुकसान है। आपकी क्या समझ है इससे? बिल्कुल सही है। देखो, जब सरकार ने ये फैसला लिया कि हम सभी एमपीज़ की सैलरी में से 30% काट रहे हैं, हमने उसका स्वागत किया। बल्कि मैं तो एक कदम और आगे जाके ये कहना चाहूँगा कि मोदी साहब 30% नहीं, आप 50% हमारी सैलरी काट दीजिएगा करके उसमें, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि सबको मिलकर है तो आगे आना चाहिए और इस मुश्किल घड़ी के अंदर सबको कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन आपने जब हमारे 2 साल का फ़ंड कैंसिल किया तो हमने इसका जमकर विरोध किया, और सिर्फ मैंने ही नहीं किया है। मोदी जी इस भ्रम में ना रहे कि उनके भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ बड़े खुश है करके। कई एमपीज़ ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि यार ये बहुत गलत फैसला है करके, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये जो फंड दिया जाता है ये लोकल एरिया डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्थानिक लेवल के ऊपर आप है तो डेवलपमेंट के काम इसके ऊपर कर सकते हैं। अब आप 2 साल के लिए आप हमको ये कहेंगे कि आपको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा करके। अब आप वो पैसा है तो अपने पास दिल्ली के अंदर रखेंगे, दिल्ली से है तो आप उसको हमारे राज्य सरकार के पास भेजेंगे। राज्य सरकार एक अस्पताल के बारे में, घाटी अस्पताल के लिए हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है करके बता देंगे उसके बाद। लेकिन एक स्थानिक खासदार होने की हैसियत से मेरे पास अगर वो पैसा रहता तो मुझे मालूम है कि ये पैसे में से इतना पैसा जो है हम कन्नड़ के सरकारी अस्पताल पे लगाएंगे, इतना गंगापुर के अस्पताल पे लगाएंगे, हम सोएगांव पे लगाएंगे, वैजापुर पे लगाएंगे, खुलदाबाद में लगाएंगे। तो हमारे पास एक प्लानिंग होती है। दिल्ली में बैठे हुए अधिकारियों को ये मालूम नहीं है कि मेरी चुनावी क्षेत्र के अंदर मेडिकल सर्विसेज की क्या क्या कमियां हैं करके, वो तो जनरलाइज करके भेज डालेंगे कि, और यहाँ पे फिर उस हिसाब से। लेकिन अगर स्थानिक लेवल के ऊपर अगर ये पैसा रहता तो मैं समझता हूँ इसका सही तरीके से इस्तेमाल होता था। तो ये जो फैसला लिया गया है ये गलत है, और मैं समझता हूँ कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है कि नहीं, हमको ये फैसला मंजूर नहीं है। तो नेक्स्ट जब पार्लियामेंट का सेशन आएगा इसके अंदर इन्होंने एक थोड़ी सी राजनीति भी कर डाली है। मतलब ऐसे वक्त के अंदर राजनीति का करने का मतलब ये है कि हम कर दो 2 साल का, और ये जब आएंगे लोकसभा के अंदर और इसका विरोध करेंगे तब फिर जनता के बीच में जाएंगे, देखो देश के ऊपर इतनी कठिन घड़ी आई हुई है और ये लोग है तो हमसे इसका विरोध कर रहे हैं करके उसमें। तो इसमें छोटी सी राजनीति भी करने की उनकी आदत है। आखिरी सवाल बस आपसे कि इस वक्त मीडिया का जो आप रोल देख रहे हैं, मतलब इस लड़ाई से, इस वबा से लड़ने की बजाय इस मुल्क में फिर से नफरत का जो खेल खेला जा रहा है मीडिया की आड़ में, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, अवाम से? शायद साहब बहुत अफसोस की बात है। मतलब जिस तरह से कुछ मीडिया हाउसेस ने इस मौके के ऊपर सिर्फ समाजों के अंदर दरारें और दीवारें कैसी तैयार की जा सकती है उसका काम किया है। ऐसे मौके के ऊपर हर इंसान ने कुछ ना कुछ मदद करने की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करने का ठाना है। लेकिन मीडिया वालों ने ये ठान लिया है कि हम समाजों के बीच में है तो दरारें कैसा पैदा कर सकते हैं। ये कुछ मीडिया हाउसेस बड़े ओपनली सामने आ चुके हैं। जैसा तबलीग का जब मामला आया है, हमने खुद ने कहा था कि ये मुल्क कानून के हिसाब से चलता है। टेलीविज़न चैनल्स मुल्क को नहीं चलाते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कानून है, उसका इंक्वायरी होंगी, जो भी रहेगा उसमें। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से प्रोजेक्ट की जा रही है मानो पूरी दुनिया के अंदर ये मरकज़ की वजह से ये फैला है करके, इसी तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा था। मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा, ऐसे चैनल्स को आप थोड़ा सा देखना बंद कर दें। इनको खुद अपनी है तो समझ में आता है कि इनका धंधा चलता है, आप देखते हैं। आप इनको देखना बंद कर दीजिएगा, खुद ब खुद ये अपनी ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे। इनको ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदे की वजह से है तो लोग मेरा चैनल नहीं देख रहे हैं करके। तो लोगों को भी इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बंद कर दीजिएगा, वो चैनल बंद करवा दीजिएगा और अपने लेवल पे करिएगा उसमें, तो मेरे हिसाब से बहुत हद तक हम काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील साहब, जिन्हें तकरीबन 6.5 साल बाद अपने घर पर 20-22 दिन फ्री रहने की जो है तो मौका मिला है। लेकिन यहाँ से बैठे बैठे भी मुसलसल कलेक्टर और कमिश्नर से राब्ते में, शहर की और ज़िले की अवाम का मुसलसल फॉलोअप ले रहे हैं। आपसे इंटरव्यू में जो 2 बातें सामने आई, पहली ये है कि जो नफ़रत फैला रहे हैं टीवी चैनल्स, उनका आम अवाम बाइकाट करे, वो खुद उनको अपनी औकात मालूम पड़ेगी। दूसरा ये है कि मोदी जी ने जो फ़ैसला किया है आपके निधि को जो है तो 2 साल तक खुद इस्तेमाल करने का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्तेमाल करने का, ये सरासर गैर मुनसिफाना फ़ैसला है। इससे मकामी सतह पर डेवलपमेंट के काम मुकम्मल तौर पर रुक जाएंगे और फिर इसे दोबारा बतौर सियासत जो है तो मोदी जी इस्तेमाल करेंगे कि देखिए हमने बीमारी से लड़ने के लिए फ़ंड को रोका था, लेकिन जो है तो MPs की मुखालफत कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे साथ। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ मैं शारिक नक्शबंदी, एशिया एक्सप्रेस।